हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे फिनिश कर देंगे। जस्ट बिकॉज 2 लेक्चर्स और बच गए थे, सॉरी 2 टॉपिक्स और रह गए थे। एक तो ये था स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन और दूसरा द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। बात करी थी हमने प्लान्ड इकोनॉमी की, तो प्लान्ड इकोनॉमी में मैंने बताया था कि रशिया में क्या हो रहा था। जो भी चीज़ें जो भी सारी सी चीज़ें थी, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो चाहे कुछ भी हो, वो सब किसके कंट्रोल में चली गई थी? वो सब स्टेट के कंट्रोल में चली गई थी। ठीक है, मतलब एक सेंट्रलाइज प्लानिंग हो रखी थी कि यहाँ पे किसी का कुछ नहीं है, जो भी है ना बस सरकार का है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉब्लम पहले से भी हो रही थी। लाइक आपने इंडस्ट्रीज़ को अपने हाथ में लेके रखा है, तो अब जो उसका ओनर है उसको तो प्रॉब्लम होगी कि ये क्या कर दिया, मैंने इतना मेहनत करके इसको इतना आगे बढ़ाया था, अब फाइनली रेवोल्यूशन तक आपने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, मेरी तो सारी मेहनत बर्बाद चली गई। तो इससे वो लोग तो गुस्सा थे ही। अगेन इससे एक और डिज़ास्टरस इम्पैक्ट पड़ा था ना एग्रीकल्चर पे। क्या किया इन लोगों ने? एग्रीकल्चर का भी कलेक्टिवाइजेशन कर दिया। ठीक है, इससे पीजेंट्स को बहुत सारी सी प्रॉब्लम्स हुई। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, 1927 से लेकर के 1928 के बीच में ना रशिया में फूड शॉर्टेजेस होने लगे। जो सप्लाईज होती थी फूड ग्रेन्स की, उसमें बहुत सारी सी प्रॉब्लम्स आने लगी और वो बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा वो कम हो गई थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने प्राइजेस को फिक्स्ड कर दिया। फॉर एग्जांपल, जो मान लो कि पीजेंट्स कोई भी है, वो कोई भी ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको जाकर इन्होंने ये बोल दिया कि आपको इसको इतने ही दाम में सेल करना है, मतलब करना है, आप इससे कम या फिर ज़्यादा नहीं कर सकते हो। इससे पीजेंट्स को भी प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि एंड ऑब्वियसली पीजेंट्स ने ना मना कर दिया था, बोला कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, इतने चीप प्राइजेस पे आपको सेल वेल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पीजेंट्स के पास भी अपनी खुद की प्रॉब्लम थी। एक तो क्योंकि जो लैंड था ना जिस पे वो लोग खेती करते थे, वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा, जो ज़मीन थी उनकी छोटी थी, वो उतने पे ही खेती करते थे और उतने में उनको टैक्सेस भी पे करने होते थे, अपना परिवार भी चलाना होता था। और बाद में ये जो अभी जो नया मेजर लेकर के आए हैं ये गवर्नमेंट, पहले मैं बता दूं कि ना यहाँ पे ना स्टालिन की गवर्नमेंट थी। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, लेनिन जब बूढ़ा हो गया था तो उसको जब लगने लगा कि अब वो और नहीं चला सकता है देश को, लेकिन वो बूढ़ा हो गया था तो वो कुछ कर नहीं सकता था। और लेनिन नहीं चाहता था कि, क्योंकि लेनिन को पता था कि स्टालिन कैसा है, कितना ही वो ब्रूटल है, तो इसको कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं कि स्टालिन आए पावर पे। बट क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, वो कुछ कर नहीं सकता था, तो स्टालिन उसके बाद पावर पे आया था। ठीक है, इसकी डेथ के बाद, लेनिन के डेथ के बाद। तो स्टालिन की गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी प्राइजेस थे ना इसको फिक्स कर दिया। और जब प्राइजेस को फिक्स करा तो पीजेंट्स को बहुत सारा सा लॉस हुआ और पीजेंट्स ने साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे इतने कम प्राइजेस पे सेल, क्योंकि हमारा इससे लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है अभी हम वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में जब पीजेंट्स ने मना कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, कैसे ब्रूटली सप्रेस करा होगा स्टालिन ने, क्योंकि स्टालिन ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। बहुत इसने बहुत सारे से गंदे काम करे हैं। गंदे काम इन द सेंस कि लोगों को मारना पीटना, वही सारी सी चीज़ें, अपना प्रॉफिट देखना, और इन्हीं सबों से मतलब है मेरा, गंदे काम कहने का मतलब यही था। लेनिन, सॉरी, जो स्टालिन था उसने फिर उसके बाद में कुछ इमरजेंसी मेजर्स को भी इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि इसको ये लगता था कि जो कंट्री साइड में जो रिच पीजेंट्स और जो ट्रेडर्स रह रहे हैं ना, उन्होंने अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखा हुआ है। क्यों होल्ड करके रखा हुआ है? जस्ट बिकॉज कि वो लोग आगे जा कर के उसको अच्छे खासे महंगे दाम में सेल करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा लेनिन, सॉरी, स्टालिन को लगता था। मैं बार बार लेनिन बोल रही हूँ क्योंकि पिछले लेक्चर्स में ना ये लेनिन का ही नाम आ रखा है ना, तो वो स्टालिन आ नहीं रहा है। एनीवे, तो इसको ऐसा लगता था कि जो रिच पीजेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं कंट्री साइड में, उन्होंने अपने स्टॉक्स को सेव करके रखा हुआ है, उसको होल्ड करके रखा हुआ है, और बाद में वो जाके आगे ना उसको बहुत ही महंगे दाम पे सेल कर देंगे। ठीक है, और ये चाहता नहीं था ये, क्योंकि आप देखो, आप अगर किसी कंट्री को रन करते हो तो वहाँ की जनता, आप कैसे भी हो, आप डिक्टेटरशिप चला रहे हो, डेमोक्रेसी चला रहे हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ की जनता को आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो खुश रखने की कोशिश करोगे ही ना। अगर नहीं कर रहे हो तो तभी भी उनके पास एटलीस्ट खाना तो पहुँचना चाहिए, क्योंकि अगर उनके जो बेसिक नेसेसिटी है उनकी, अगर वही चीज़ उनके पास नहीं पहुँचेगी, बेसिक जो लिवलीहुड के लिए जो चाहिए, अगर उनके पास वही चीज़ें नहीं जाएंगी, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो फिर आपके अगेंस्ट में आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि फिर तो लोग मरने लगेंगे ना बिना खाने के। इसीलिए इसने प्राइसेस को फिक्स करा एंड पीजेंट्स ने रिफ्यूज़ करा, तो इसने कुछ इमरजेंसी मेजर्स को इसने इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, कि अब इसमें क्या क्या करा इसने, जब इसको ऐसा लगा तो 1928 में जो भी स्टालिन के पार्टी के मेंबर्स थे उनको स्टालिन ने कहा कि आप कंट्री साइड में जाइए, उसका टूर करके आइए, आप उसका मतलब जाके वहाँ पे सुपरवाइज़ कीजिए, वहाँ पे ग्रेन्स की कलेक्शंस कैसे हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कितने हैं, क्या चीज़ है वहाँ पे, जो भी मतलब ऑल ओवर इसने बोला कि आप देख के आइए वहाँ पे सिस्टम चल कैसा रहा है।
और इसने कुलकास पे रेड करने के लिए बोला। अब ये कुलकास कौन थे? कुलकास जो वेल पीजेंट्स हुआ करते थे ना, मतलब जो थोड़े से रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, आपने कभी टीवी सीरियल्स में देख रखा होगा, जो बहुत ही रिच पीजेंट्स होते हैं। मैं यहाँ पे नाम वाम तो नहीं लूँगी बिकॉज वो कास्टिज्म हो जाएगा फिर, बट स्टिल उसे छोड़ो। बस जो ना रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, जिनका अच्छा खासा नाम चलता था अपने उस गाँव में, अपने उस एरिया में, उनको ना कुलकास कहते थे। ये लोग गए, रेड मार के चले आए, ठीक है। वहाँ से इन लोग को ये पता चला कि जो शॉर्टेज है ना, वो बहुत सारे से रीजंस की वजह से हो रही है, ठीक है। पहला रीज़न उसका ये था ना, सबसे मेन रीज़न उसका ये था कि जो 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद में पीजेंट्स को जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करा गया था ना, तो पीजेंट्स ना बहुत सारे से थे नंबर्स में, और लैंड्स ना बहुत ही ज़्यादा कम थे, तो उनको ना स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड्स ही दिए गए थे। कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे से लोग हैं और एक छोटा सा पार्ट है, उस छोटे से पार्ट को बहुत सारे से लोगों में ना बांटना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों में बांटना है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो ऑलरेडी जो ज़मीन है वो छोटी सी है, तो उसका कितना ही पार्ट करके दोगे आप, तो ठीक है। बस लैंड की कमी थी, लैंड बड़ा नहीं था, ज़मीन जो था ना वो बड़ा नहीं था, वो छोटा, जितने भी छोटे छोटे जो ज़मीन हुआ करते थे वो लोग उस पर ही खेती वगैरह किया करते थे। और जब इन लोगों ने ये देखा तो इन लोगों को ये लगा कि शॉर्टेज रहेगी हमेशा, जब तक ये जो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है ना ये रहेगा तब तक, क्योंकि ऐसे हम ना पीजेंट्स के फार्म को मॉडर्नाइज नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड को चाहिए, अगर हमें मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करना है, तो उसके लिए ना इंडस्ट्रियल लाइंस, कुछ मशीनरी, कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो ये कुलकास है ना, इनको हम अवॉइड कर दें, इनको हम बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये कुलकास थे वो अगेंस्ट में थे इनके, ये स्टालिन के जो पार्टी मेंबर्स हैं ना उनके, और ऑब्वियसली स्टालिन के भी, क्योंकि स्टालिन क्या था ना, वो डेमोक्रेटिक तो था नहीं, डेमोक्रेसी तो वो लेके आया था नहीं, तो हमेशा अपने बारे में सोचता था। फॉर एग्जाम्पल, प्राइसेस को फिक्स कर दिया है, लॉस किसका होता? पीजेंट्स का। सोच कब किसके बारे में रहा है? अपने बारे में। कुछ खास फ़ायदा होता नहीं इसका, बट स्टिल क्या था कि लोग खुश रहते, लोग के पास खाना वाना पहुंचता है एटलीस्ट, तो लोग इसके अगेंस्ट में कभी आवाज़ नहीं उठाते, ठीक है। उसके बाद में इसने एक और प्लान लेके आई, वो इमरजेंसी मेजर्स मैंने बताया अभी आपको। फिर उसके बाद ये एक और प्लान लेकर के आया, जब इसको दिखा कि लैंड बहुत ही छोटे छोटे हैं, तब इसने कहा कि इसने डिसीजन लिया, और इसने कहा कि जो फार्म है ना, आप उसको कलेक्टिवाइज कर दो, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि बड़े से एरिया में आप सारे लोग मिलके खेती करो, और उसके बाद में जो भी इसमें ग्रेन्स प्रोड्यूस होगा, हम इसमें से टैक्सेस भी कट करेंगे, ठीक है। आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, आप लोगों को कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, ठीक है। तो मॉडर्न फार्म को डेवलप करने के लिए कुछ इंडस्ट्रियल लाइंस अलॉन्ग विथ मशीनरी कुछ चाहिए थे, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी था कि ये कुलकास को एलिमिनेट कर दें, ठीक है। और जितने भी लैंड जो है ना पीजेंट से, उसको वापस से अपने कंट्रोल में ले लें, ठीक है। यही एक, इनको ऐसा लगता था कि यही एक ज़रिया है जिससे कि हम मॉडर्न फार्म को डेवलप कर सकते हैं, ओके। चलो, अभी तो इन लोग की ये प्लानिंग चल रही थी, ठीक है, अभी मतलब इन लोगों ने डिसाइड करा था, बट क्या चीज़ ऐसा हुआ जिससे जो पार्टी के मेंबर्स थे ना, उन्होंने पीजेंट्स को फोर्स करने लगे। देखो 1929 में ना, जो स्टालिन का जो कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, ठीक है, क्योंकि उनको दिख रहा था कि अगर अब इन्होंने कुछ नहीं करा तो इनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें उठेंगी। तो 1929 में ना, जो पार्टी के मेंबर्स थे, जो पार्टी थी, उन्होंने उन सब ने, सारे जितने भी पीजेंट्स थे, सभी को ये फोर्स करा कि अब आपको एक कलेक्टिव फार्म में ही कल्टीवेट करना पड़ेगा, आप अपना अकेले अकेले नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो बल्क ऑफ लैंड था ना, बहुत जितने भी लैंड वेंड थे, तो आप कह सकते हो द बल्क ऑफ लैंड, और जितने भी इम्प्लीमेंट थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए, जितने भी ओनर, वो कलेक्टिव फार्म के ओनरशिप थे ना उनको, ठीक है। कुछ पीजेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए कि नहीं, हमें नहीं करना ये। अब कुछ थे जिनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पीजेंट्स है, उसके पास कुछ नहीं है, और अगर उसको थोड़ा बहुत भी मिल रहा है, कम से कम एटलीस्ट उसमें वो खा भी तो सकता है, अच्छे से वो रह तो सकता है, तो वो लोग, वो ऐसे पीजेंट्स हैं जो मान रहे थे करने को, क्योंकि हाँ, कुछ ना से तो कुछ तो बेटर है। तो वही हाल था उनका। तो जो कुछ पीजेंट्स थे ना, वो जो पर्टिकुलर लैंड था, वो जो कलेक्टिव फार्मिंग मैं बता रही हूँ, उस पर वो लोग काम करते थे। जो प्रॉफिट था उसको वो लोग शेयर करते थे। कौन? ये जो स्टालिन के पार्टी के मेंबर्स थे ना, जो स्टालिन के जितने भी पार्टी मेंबर्स थे, वो लोग शेयर करते थे। इन लोग को हाथ भी नहीं लगाने दिया जाता था। बस ये है कि आप फूड ग्रेन्स को जो उसको कल्टीवेट करके आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, मीन्स, या फिर जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो आएंगे, फिर जो भी काम करना होगा वही लोग करवाएंगे दूसरों से, बट उनके आंखों के सामने ही ये होगा। इतना कंट्रोल कर रखा था। बाकी कुछ पीजेंट्स ऐसे थे जो अथॉरिटीज़ की बात नहीं माने, और उन्होंने अपनी खुद की जो लाइफ स्टॉक थी ना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। कि मतलब अगर हम आपका काम नहीं करेंगे, अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो हम आपका भी काम नहीं करेंगे, ये वाला सीन था उन लोग का कुछ भी, क्योंकि वो लोग नाराज़ हो रहे थे
कि इससे हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। बट इससे इन लोग को लगा, जो स्टालिन की जो गवर्नमेंट थी और जो स्टालिन था उसको भी लगा कि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बट इससे कुछ खास बेनिफिट हुआ नहीं। 1929 से लेकर के 1931 के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, इसमें उनके जो कैटल की जो पॉपुलेशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, आप इसे समझ लो। और जिसने भी रजिस्ट करा था, जिसने भी कलेक्टिवाइजेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, बहुतों को तो डिपोर्ट कर दिया गया, बहुतों को तो फिर अपनी कंट्री से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद में कुछ पीजेंट्स ने कहा, आर्ग्यू करा कि वो लोग रिच नहीं हैं, उन लोग के पास इतने पैसे नहीं हैं, आप उन लोग के साथ ऐसा मत करो। बट इसका ये मतलब नहीं है, अगर आपको ये लग रहा है कि हम पीजेंट्स सोशलिज्म के खिलाफ हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे रजिस्ट की स्पेलिंग गलत है। जस्ट अ मिनट, आप बस इसको कहानी की तरह सुनते जाओ, अदरवाइज स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ पे कुछ मिल जाएंगी। ओके, सो मैं क्या बता रही थी, कुछ पीजेंट्स थे जिन्होंने ये आर्ग्यू करा कि अगर आपको लगता है कि हम सोशलिज्म के अगेंस्ट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सोशलिज्म के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ अपनी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो कलेक्टिवाइजेशन है, जो कलेक्टिव फार्मिंग आप करने को कह रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके लिए भी बहुत सारे से बड़े सारे से रीजंस हैं। तो जो स्टालिन की गवर्नमेंट थी, उसने अलाउ कर दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको नहीं करना है, आपको हम कह देते हैं कि जाइए आप इंडिपेंडेंट होकर के अपना कल्टीवेट कीजिए, आपको जहाँ भी करना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये स्टेप लिया कि कुछ पीजेंट्स को उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप इंडिपेंडेंट होकर के अपना खेती बाड़ी कर सकते हो, उन पीजेंट्स को उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करा है, ठीक है। और कलेक्टिवाइजेशन से लोगों को लगा था, स्टालिन को लगा था, उसकी गवर्नमेंट को लगा था कि जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा हार्वेस्ट जो था ना वो ख़राब हो गया, ठीक है। फेमाइन आ गए सोवियत यूनियन में, मीन्स रशिया में, जहाँ पे 4 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। ये कब आए थे? बैड हार्वेस्ट हुए थे 1930 से लेकर के 1933 के बीच में, ठीक है। ये वाला जो टाइम पीरियड था वहाँ पे बैड हार्वेस्ट हुए थे, जिसकी वजह से फेमाइन, बहुत ही गंदा वाला फेमाइन आया था, जहाँ पे 4 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। बॉक्सेस कुछ इंपॉर्टेंट हैं तो नहीं, बट मैं बता देती हूँ इन शॉर्ट में। ऑब्वियसली यहाँ पे वो टैक्सेस वैक्सेस की बात चल रही है, लाइक ये व्यू पॉइंट है वहाँ के कुछ पीजेंट्स थे उनका। फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ पे ना मास इंसरेक्शन के बारे में बता रहा है, जो कि यूक्रेन वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे यूक्रेन वाले रीजन के आसपास में, या फिर यूक्रेन वाला जो रीजन है ना वहीं पे हुआ था, ठीक है। क्या कह रहा है, जो कि यहाँ पे ना कुछ लोगों की डिमांड है, जो इन लोगों ने कलेक्टिवाइजेशन करा है उससे ये लोग परेशान हो रखे हैं, और ये लोग खुद भी डिमांड कर रहे हैं कि जो आपने कलेक्टिवाइजेशन करा है, आप हमको हमारा जो लैंड है वो वापस कर दीजिए। हम छोटे ही लैंड में खुश हैं, हमें आपके बड़े लैंड से कोई भी मतलब नहीं है, नई जगह में बड़ा ज़मीन, आप हमें हमारा वही छोटा वाला जो ज़मीन था वो वापस कर दीजिए, ठीक है। और अब गवर्नमेंट मान नहीं रही है, तो इन लोगों ने बहुत ही बड़े अमाउंट में इन लोगों ने मास इंसरेक्शन कर दिया था, ठीक है। बस ये है ऊपर वाले बॉक्स में। नीचे वाले बॉक्स में देखो, एक ये भी है ना, एक व्यू पॉइंट है, न्यूज़पेपर था एक वहाँ का, एक पीजेंट्स का न्यूज़पेपर था, ठीक है। तो वहाँ पे एक पीजेंट का व्यू पॉइंट ही लिख के आया है। वो कहते हैं कि हमारे फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, हमारी वाइफ है, ठीक है, उनका बेटा है, 2 बेटियां हैं, ठीक है, वो स्कूल जाते हैं, उनकी बहन है, ठीक है, मीन सिस्टर है। अपनी फैमिली के बारे में पहले तो बता रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बॉक्सेस, बस यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रही है ना, तो अब ये भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। बट एक बार इस पर भी ध्यान दे ही देना। अब ये कह रहे हैं कि 1932 में हमारे पे इतना ज़्यादा हैवी टैक्स हो गया था कि हम अभी वही पे नहीं कर पाए हैं, और ये 1935 में ये लोग हमसे और टैक्सेस मांग रहे हैं। कहने का क्या मतलब है, 1935 में हमसे और टैक्सेस मांगा जा रहा है, जबकि हमारा जो 1932 वाला जो टैक्स था, अभी मेरा वही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम ना कर्ज में डूबते जा रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इवन मैं अपना ना प्रॉपर्टी को, ना अपने हॉर्स को, ना काव को, ना शीप को, हम किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे और कुछ नहीं है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, एक चीज़ और, जो स्टालिन का जो पार्टी था ना, उसमें भी कुछ अंदर ही उसके पार्टी के कुछ मेंबर्स थे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को जो इन्होंने कलेक्टिवाइज़ करा था, जो एग्रीकल्चर को इन्होंने कलेक्टिवाइज़ करा था, उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। मतलब वो पूरे प्लान्ड इकोनॉमी के ही अगेंस्ट थे, और उनको ये पता था कि ये जो कलेक्टिवाइजेशन है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो जो स्टालिन था ना, उसने इन लोगों को कहा कि आपने सोशलिज्म के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करी है, आप इस पार्टी में रहने के लायक नहीं हो। तो उन लोगों को तो पहले पार्टी से निकाला गया, ठीक है। जो भी कंट्री में जितने भी मेंबर्स थे उस पार्टी के, स्टालिन के पार्टी के में जितने भी मेंबर्स थे, जो भी लोगों ने उसके अगेंस्ट में आवाज़ें उठाई, ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन के अगेंस्ट में, पहले तो सबको बाहर निकाला गया। बाकी जो नॉर्मल जो लोग थे, मतलब जो आम आदमी थी, उनमें से जो कोई भी आवाज़ उठाया, मतलब आप समझो 2 मिलियन लोगों को इसने प्रिजन में डाल दिया, ठीक है। 1939 वाला टाइम पीरियड जो था ना,
उस टाइम पीरियड में इसने 2 मिलियन लोगों को जेल में डाल दिया। बहुत लोग तो उसमें से इनोसेंट थे जिन्होंने कोई क्राइम करी भी नहीं थी, बट उनके लिए कोई बोलने वाला था नहीं। और इसने सबसे ना फॉल्स कन्फेशन कराए, ठीक है, फॉल्स कन्फेशन कराए। इसने बहुत टॉर्चर करा एंड कुछ लोगों को तो इसने एग्जीक्यूट भी कर दिया, कुछ क्या बहुतों को करा है। मतलब आप समझ लो 2 मिलियन है ना, तो इसने सारे के सारे लोगों को इसने एग्जीक्यूट कर दिया, फांसी पे चढ़ा दिया था इसने, ठीक है। एंड जिसको भी इसने एग्जीक्यूट करा था उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे ना वो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे। ओके, अभी बात करते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। देखो उस टाइम पे ना एक कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, उस टाइम पे बहुत सारे से कम्युनिस्ट पार्टी थे, ठीक है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और जो ये बोल्शेविक्स थे ना, इन्होंने कॉमिंटर्न फाउंड करी थी। कॉमिंटर्न क्या था? एक इंटरनेशनल यूनियन था प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज़ का। और यहाँ पे ना इन लोगों ने पीपल्स ऑफ द ईस्ट की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ठीक है। बहुत सारे नॉन रशियन आए थे जो कि यूएसएसआर के बाहरी इलाके में रहते हैं, जो आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर से बाहर जो रहते थे ना, उनकी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। एंड यहाँ पे वो ये कहना चाहते थे कि जो भी लोग अपने कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश करे हैं, ठीक है, वो लोग भी सोशलिज़म की आइडियोलॉजी को फॉलो करें जो बोल्शेविक्स ने जो भी काम करके इतना अकॉर्डिंग टू देम कि ये बहुत ही अच्छा काम किए थे। बट इनके कहने का मतलब था कि जो मेजर्स हमने अपनाए हैं वही मेजर्स आप भी अपनाइए, और जहाँ जहाँ आपने अपनी कॉलोनीज़ को सेटअप करा है, इस्टेब्लिश करा है, वहाँ वहाँ पे सोशलिज़म वाली जो आइडियोलॉजी है वहाँ पे आप प्रमोट कीजिए। कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि ये चाहते थे कि जो ग्लोबल जो ये हमारा जो वर्ल्ड है वो पूरा कहीं पे भी ऐसा ना हो कि कहीं पे डिक्टेटरशिप चल रहा है, कहीं पे डेमोक्रेसी चल रहा है, हर जगह पे सोशलिज़म वाली ही आइडियोलॉजी प्रमोट होनी चाहिए, ठीक है, वही होनी चाहिए। एंड आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते तक, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, कमेंट में बताओ कब और कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते जो यूएसएसआर है उसने सोशलिज़म को एक ग्लोबल फेस बना दिया था। बट उसके बाद भी देखो 1950 में क्या हुआ, लोगों को लगने लगा, बाकी इंटरनेशनली भी सारी चीज़ें हो रही थी तो वहाँ के भी लोगों को लगने लगा, इंटरनेशनल आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल बेसिस पे, हाँ, वहाँ पे लोगों को लगने लगा कि जो यूएसएसआर में चल रहा है ये सोशलिज़म नहीं है। क्या कहने का मतलब है, जो रियल सोशलिज़म होता है ना वो भी लोगों का भला ही चाहता है। हाँ, उनके कुछ मेजर्स गलत होते हैं, हो सकता है उनकी कुछ आइडियोलॉजीज़ गलत होती हैं, गलत तो नहीं बोलेंगे, अब है तो है, ठीक है। लेकिन रशिया में सोशलिज़म क्यों, हम लोगों ने जो रिवॉल्यूशन करा है वो हम लोग कुछ लाने के लिए तो नहीं करे, हम लोग तो ज़ार को हटाने के लिए करे थे। अब ज़ार को हटाते हटाते ये खुद ही ज़ार बन के बैठे हैं, ठीक है। तो ये इन लोग के कहने का मतलब था। और उस टाइम पे जो वर्ल्ड में जो सोशलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, ठीक है, वहाँ पे भी सबको पता चलने लगा कि जो सोवियत यूनियन है वहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये तो होगा इसके नेगेटिव पॉइंट की, ठीक है, रशिया जिस चीज़ के लिए वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ था वो चीज़ ना करके ये उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। होता है ना कि जब ग्रीड एक चीज़ की एक्स्ट्रा हो जाती है तो फिर वो ग्रीड बढ़ते ही जाती है। तो ज़ार को निकालने के लिए, ज़ार को बाहर फेंकने के लिए इन लोगों ने रेवोल्यूशन करा था, ठीक है, वर्कर्स को राइट दिलाने के लिए इन लोगों ने रेवोल्यूशन करा था। फिर वहाँ से करते करते इन लोगों ने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये तो गलत है ना, आपने काम किसी और चीज़ के लिए शुरू करा है बट आपको दिख रहा है कि वहाँ से बेनिफिट मिल गया, हमको इतना बेनिफिट हो रहा है तो वहाँ से हम कुछ अलग ही काम कर दें। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका, ठीक है। और फिर जो सोशलिस्ट मूवमेंट चल रही थी वर्ल्ड में, उन लोगों को भी पता चल गया था कि जो ये सोवियत यूनियन है ये तो गलत हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक अच्छा पावर ये है, सॉरी, एक अच्छा पॉइंट ये है कि जो इतनी बैकवर्ड कंट्री रही है एट दैट टाइम रशिया, वो इतनी जल्दी अपने आप को रिकवर करके ना वो एक ग्रेट सुपर पावर बन गई थी। क्या मतलब है मेरे कहने का, कि एक देश जो उस टाइम पे, जो एक टाइम पे किसी के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, वो अपने आप को इतनी जल्दी रिकवर करा कि आज उस सब के पास, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ना ये 1950s के आसपास की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे रशिया बहुत ही आगे हो चुका था, ठीक है। तो उस टाइम पे इन लोग के पास खाने के लिए भी, सभी के लिए अच्छा खासा खाना वाना भी है, पैसे वैसे की भी कोई कमी नहीं है। बट यहाँ पे भी एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है कि ठीक है, आपके पास एग्रीकल्चर तो है, इंडस्ट्रीज़ तो है, सारी चीज़ें हैं आपके पास, बट आपने फ्रीडम को ही वॉयलेट कर रखा है। जो आपके सिटीजन हैं आपने कभी उनको फ्री छोड़ा ही नहीं, आपने उनको बांध के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कमरा है, आपको आईफोन दे दिया जाए, बहुत सारे से पैसे दे दिया जाए और आपको ये कह दिया जाए कि आपको हाथ भी नहीं लगाना, तो क्या फ़ायदा उसका, ठीक है, बस आपको खाना पानी मिलते रहे। तो बस एक जो बेसिक नीड होती है ना कि हाँ खाना चाहिए,
कुछ नॉर्मल राइट्स चाहिए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप इसको छूओगे तो उसको कोई छूने से मना कर देगा, ठीक है। तो ऐसे वैसे राइट्स दे रखे थे, बट जो मेन राइट्स होते हैं ना, जो फ्रीडम से एसोसिएट करते हैं, जो एसेंशियल राइट्स होते हैं फ्रीडम से रिलेटेड, वो नहीं दी गई थी, ठीक है। वो अभी भी जो भी उसके लिए डिमांड करता था उसके खिलाफ में एक रेप्रेसिव पॉलिसीज़, जितने भी मेजर्स थे उनको, उनके थ्रू इनको सप्रेस कर दिया जाता था, ठीक है। आप देखोगे बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी क्या हुआ था, जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है ना यूएसएसआर की एज अ सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है, वो उस टाइम पे ख़त्म हो रखी थी, मतलब डिक्लाइन हो रही थी। लेकिन जो भी सोशलिज़म के आइडियोलॉजी को जो प्रमोट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल कोई लीडर्स वगैरह हुए ना, तो उनकी रिस्पेक्ट अभी भी थी। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस को देखते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ देखो, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इफ़ आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, एंड ऑब्वियसली पढ़ लेना इसको, क्योंकि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जब रशिया में जब रेवोल्यूशन हो रहा था तो उससे बहुत सारे से इंडियंस भी ना इंस्पायर हुए थे उससे, ठीक है। और जो रशिया में कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी है ना, उसको बहुत सारे से इंडियंस अटेंड करने गए थे, वहाँ पे विजिट करने गए थे। और अगर आपको ये बात पता ना हो तो बाय द मिड 1920 यहाँ पे हमारे इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। बाय द मिड 1920 यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी। और जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे ना, वो सोवियत यूनियन के जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे वहाँ पे बिल्कुल मतलब टच में थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि कोई दुश्मनी वगैरह तो वो नहीं रखी थी। हमारा एंशियंट टाइम से जो रशिया है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे वो यहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे, दोनों आपस में इनके जो लिंक थे ना बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एंड एट दैट टाइम आप देखो जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, इन सब ने ना कुछ सोवियत सोशलिज्म के बारे में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। कुछ नेम दिए गए हैं, कुछ उनके बुक्स के नाम दिए गए हैं। इन्होंने अपने उस बुक में सोशलिज्म के बारे में बहुत सारी सी चीज़ें लिखी हैं, स्पेशली सोवियत सोशलिज्म के बारे में, ठीक है। ये लैंग्वेज की अगर बात करें तो हाँ, ये बंगाली में, मराठी में, मलयालम में है, तमिल एंड तेलुगु में है, ठीक है। अब इस वाले बॉक्स की बात करते हैं, नीचे वाले। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी रशिया के बारे में मतलब ओवरऑल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप पढ़ लेना एक बार, बस सुन लो कि यहाँ पे मतलब क्या है इसका। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कंट्री जो एक टाइम पे इतना पीछे था, वो इतनी जल्दी इतना आगे बढ़ गया है। और उनको इनको ये बात जान के बहुत ही खुशी हो रही है। क्या कह रहे हैं, मॉस्को जो एक टाइम पे बहुत ही कम साफ लगता था, बहुत ही अजीब टाइप का लगता था, आज वहाँ के लोग मतलब एक वेल डेवलप्ड टाइप का वो सिटी हो गया है, वहाँ के लोग भी वेल डेवलप्ड हो गए हैं, ठीक है। तो इस बात की इनको बहुत ज़्यादा खुशी है। और यहाँ पे एक ये पॉजिटिव पॉइंट दे रहे हैं कि चाहने से कुछ भी हो सकता है, आपको वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अ लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन गाइस, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, एंड वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। कल से हम स्टार्ट करते हैं हिटलर वाला चैप्टर, वो और भी ज़्यादा थोड़ा सा वो लंबा चैप्टर होगा, तो उसके वीडियोस ना बहुत ही शॉर्ट में आएंगे, ओके। समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ओके। आप सर को कांटेक्ट कर लो इस वाले नंबर पे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।